नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको क्लास 10 फिजिक्स के यह 5 टॉपिकों को सिखाने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक, आपको यह 5 टॉपिक है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए सीखते हैं एक एक करके इनको। जो पहला टॉपिक है इसका नाम क्या है, देखिए, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पहले टॉपिक को हम सिखा रहे हैं आपको। देखिए, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। दूसरी टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण का सूत्र। तीसरा है चिन्ह परिपाटी। चौथा है आवर्धन क्षमता और पांचवा है प्रकाश का अपवर्तन। ये 5 टॉपिक आपको इस वीडियो में सिखाई जाएगी। ठीक है, देखिए, पहला जो है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी को हम कैसे दर्शाते हैं, तो स्मॉल एफ से, और वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं कैपिटल आर बटे के 2। ठीक है, तो यह बराबर r/2 यही संबंध होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यह बराबर r/2, जहां स्मॉल एफ को हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, और कैपिटल आर है, कैपिटल आर को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, बहुत सारी किताबों में इस तरह भी लिखा होता है स्मॉल एफ बराबर स्मॉल r/2। ठीक है, तो यह भी गलत नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन आप बस याद रखिएगा कि यहाँ पे चाहे कैपिटल आर हो चाहे स्मॉल आर हो, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं। ठीक, तो यह बराबर क्या हो गया, फोकस, यह बराबर फोकस दूरी और r बराबर क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। यही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, संबंध होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, इसलिए आप इस बात को याद रखना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर, देखिए, गोलीय दर्पण का सूत्र। दूसरा गोलीय दर्पण का सूत्र। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/K U। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। यह गोलीय दर्पण का सूत्र होता है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सवाल लगाते समय यही फार्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, इसके बाद मैं आपको चिन्ह परिपाटी सिखाऊंगा कि F, V और U, इन दोनों के इसका मान कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। ठीक, किस दर्पण के लिए, तो F है, F को कहते हैं हम फोकस दूरी, F को कहते हैं हम क्या, फोकस दूरी। V को कहते हैं हम प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और U है, इसको कहते हैं हम वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यह होता है U V F में संबंध भी इसे कहा जाता है। इसे ही U V तथा F में संबंध। ठीक है, इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि U V F में संबंध लिखिए। तो U V F में संबंध क्या होता है गोलीय दर्पण में, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। V क्या है, फोकस दूरी, सॉरी, F क्या है, फोकस दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और U है वस्तु की दूरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यह आप नोट्स करेंगे इसको, गोलीय दर्पण का सूत्र हो गया या फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में, या दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। ठीक है, क्योंकि यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं कि यह बराबर r/2। ठीक है, यह किसमें संबंध होता है, तो यह फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। इसको लिख लेंगे आप। इसके बाद मैं आपको चिन्ह परिपाटी सिखाता हूँ कि कब वैल्यू पॉजिटिव होगी यह की, और कब क्या होगी नेगेटिव, किस दर्पण के लिए यह U V का मान धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद चिन्ह परिपाटी चलते हैं। ले लीजिए। हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, अब तीसरा क्या है, चिन्ह परिपाटी। तीसरा टॉपिक है इसका चिन्ह परिपाटी। देखिए, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इसके बारे में आप सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में लिख लेते हैं, फिर इसके बाद उत्तल दर्पण में। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये हो जाएगा,
मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, यह दर्पण का हो जाएगा ध्रुव, ठीक। इसके बाद ये हो जाएगा इसका फोकस, और इसकी क्या हो जाएगी, यह वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, फोकस को यक से और ध्रुव को पी से। और इसके सामने क्या रखी जाती है, वस्तु। हमेशा अवतल दर्पण के सामने क्या रखते हैं, वस्तु, ठीक है। अब प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है इधर ही, चाहे कहीं भी बना लो ऐसे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, इसमें उल्टा बनता है, नीचे की तरफ, ठीक है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। तो यहाँ पे उल्टा इस तरह बना देंगे। तो ये मान लेते हैं ए बी हो गया, तो इसको आप क्या कर दो, ए डैश बी डैश, इसको अब मैं नाम लिख देता हूँ प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वस्तु। तो वस्तु और ध्रुव, याद रखिएगा, जो भी दूरी मापना है वह सब की सब दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, इस बात को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। यू क्या है, वस्तु की दूरी। अब सुनिए, यह ध्रुव हो गया और यह फोकस हो गया। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब प्रतिबिंब हो गया और यह ध्रुव हो गया। तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम भी से प्रदर्शित करते हैं। भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। यहाँ पे देखिए, वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, ठीक है। आया तुम्हारी बात समझ में? अब देखिए, अब चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि यह मान लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जहां पे काटेंगे वहां पर क्या होता है, मूल बिंदु। तो जो दूरी मूल बिंदु के दाईं तरफ मापी जाती है, यह कैसी होती है, पॉजिटिव, और जो बाईं तरफ मापी जाती है कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। और जो मूल बिंदु के ऊपर मापा जाता है दूरी, वह पॉजिटिव, और जो नीचे मापा जाएगा वह नेगेटिव होती है, ठीक है। यह चिन्ह परिपाटी होता है। लेकिन आपको जो पॉइंट याद करना है, क्योंकि हम प्रकाश लेशन पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश लेशन में आपको आपतित किरण के आधार पर चलना रहेगा, ठीक है, इसके आधार पर नहीं चलना रहेगा, ठीक है। तो प्रकाश ऐसे जाएगा, जो प्रकाश आपतित हो रहा है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। उसी किरण कहते हैं इसको आपतित किरण। तो जो भी दूरी आपतित किरण की दिशा में मापी जाएगी, यह कैसी होगी, पॉजिटिव, और जो दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाएगी, यह सब की सब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मैं पॉइंट लिख देता हूं नोट करके, जिससे आपको याद रहेगा। आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाएगी, जो दूरी मापी जाएगी वह धनात्मक, इंग्लिश में से कहते हैं पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाएगी वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। दूसरा, जो विपरीत दिशा में मापी जाएगी, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई या आपतित किरण की यदि विपरीत दिशा में मापी जाएगी तो वह कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक होगी, अर्थात नेगेटिव, नेगेटिव, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो देखिए, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी धनात्मक, विपरीत दिशा में ऋणात्मक। अब चेक करते हैं कि कौन सी दूरी आपतित किरण की दिशा में, कौन सी दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से, ठीक। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ, ठीक। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और क्या बच रहा है इसमें, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, हाँ 2 पॉइंट और, वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को
ऐसे तो वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी यहां पर है, देखिए यह वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित किया हमने, यू से। तो यह आपतित किरण के कहां माप रहे हैं, ध्रुव से, इधर माप रहे हैं ध्रुव से। यह दूरी देखिए कहां मापी जा रही है, इधर। तो आपतित कण की यह विपरीत मापी जा रही है। तो जो दूरी आपतित कण के विपरीत दिशा में मापी जाएगी वह कैसी हो जाएगी, वह ऋणात्मक हो जाएगी। देखो तो यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। यह वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि यह आपतित कण के विपरीत दिशा में मापी जा रही है। और देखिए प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब यहाँ पर क्या है, भी। प्रतिबिंब को हमने किससे प्रदर्शित किया, भी से। और यह दूरी क्या है, आपतित कण के विपरीत दिशा में मापी जा रही है। देखिए आपतित कण की यह विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, निगेटिव। यह भी कैसी वैल्यू होगी, निगेटिव हो जाएगा इसका मान। फोकस दूरी, तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यह भी दूरी किधर माप रहे हैं हम, आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, इसलिए यह भी कैसी वैल्यू होगी, निगेटिव हो जाएगी। इसका भी मान निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या, देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और यह भी कहां, आपतित किरण के विपरीत मापी जा रही है, इसलिए यह भी कैसी होगी, निगेटिव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निगेटिव। अब वस्तु की लंबाई, देखिए वस्तु की जो लंबाई है यह कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो मैंने आपको बताया कि जो दूरी ऊपर की तरफ मापी जाएगी यह पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ मापी जाएगी वह निगेटिव होती है, ठीक। तो यह ऊपर की तरफ मापी जा रही है, तो यह वस्तु की लंबाई, देखना ये जो है यह वस्तु की लंबाई कहलाता है, ठीक। और यहां से यहां तक जो दूरी होती है वस्तु की दूरी कहलाती है, और ऊपर की तरफ यह वस्तु की क्या हो गई, लंबाई हो गई। तो वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, और यह वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक, क्योंकि यह ऊपर की तरफ मापी जा रही है। इसी तरह यह दूरी देखिए, यह प्रतिबिंब की लंबाई होती है। यह किसकी लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई कहां माप रहे हैं, नीचे की तरफ माप रहे हैं, इसलिए यह वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। क्योंकि नीचे की तरफ जो दूरी मापी जाती है वह कैसी होती है, निगेटिव होती है। जो ऊपर की तरफ मापी जाती है वह पॉजिटिव होती है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। तो याद रखिएगा, तो वस्तु की दूरी निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव, फोकस दूरी निगेटिव, वक्रता त्रिज्या निगेटिव, वस्तु की लंबाई निगेटिव पॉजिटिव, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, निगेटिव। तो इसमें सभी वैल्यू क्या होती है, अवतल दर्पण में निगेटिव होती है। बस वस्तु की जो लंबाई होती है ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इस बात को याद रखेंगे। मैं लिख देता हूं, यू भी एफ और आई, यह सभी कैसे होंगे, निगेटिव होंगे, और ओ की वैल्यू कैसी होगी, बस पॉजिटिव होगी। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण, इसका उपयोग आप सवाल लगाने में करेंगे अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ और आई निगेटिव है, ओ की वैल्यू पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो दूरी आपतित कण की दिशा में मापी जाएगी वह पॉजिटिव होगी, जो उसके विपरीत दिशा में मापी जाएगी वह निगेटिव होगी। इसमें एक स्थिति और याद रखिएगा कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, तो यह वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वह वैल्यू कैसी, निगेटिव होगी। और काल्पनिक वस्तु कैसी होती है, काल्पनिक को ही हम आभासी भी कहते हैं, ठीक है। काल्पनिक या आभासी, और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वह कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। यदि भी का मान पॉजिटिव है तो वैल्यू जो भी का मान यदि पॉजिटिव है तो कहेंगे यह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और भी का मान यदि निगेटिव है तो कहेंगे प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रतिबिंब पर ही डिपेंड करेगा कि यह प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। यदि भी का मान प्लस में आ रहा है तो कहेंगे हम यह आभासी प्रतिबिंब है, और यदि भी का मान माइनस में आ रहा है तो कहेंगे यह प्रतिबिंब कैसा है, माइनस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर इसके बाद आगे हम चलेंगे आवर्धन क्षमता, ठीक। लेकिन आवर्धन क्षमता से पहले हम एक बार इसमें उत्तल दर्पण के लिए भी आपको सिखा देता हूं कि उत्तल दर्पण के लिए आप प्रतिबिंब कैसे बनाओगे। उसके लिए यू वी एफ का मान क्या होगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, देखिए उत्तल दर्पण हो गया,
पहले उत्तल दर्पण बना लीजिए आप। ठीक, इसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण। यह इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ठीक, वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने। तो यह वस्तु हो गया, वस्तु का नाम दे देना ए बी, और आपतित किरण इस पर इस तरह ड्रा करेंगे आप। ठीक, तो ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, यह आपतित किरण हो गई। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र भी इधर ही होगा। ठीक है, और वस्तु हमेशा दर्पण के कहाँ रखी जाएगी, सामने। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। इसमें उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, तो यह प्रतिबिंब हो जाएगा, मान लेते हैं ए डैश बी डैश, और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। और आभासी के साथ साथ कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो भी दूरी मापनी है वो कहाँ से मापनी है, ध्रुव से। तो यह दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव। ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी, जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यह ध्रुव हो गया, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम बी से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, यह प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो अब इसमें देखिए, मैं लिख देता हूं, वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करना है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को आपको भी से प्रदर्शित करना है। ठीक, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करना है, वस्तु की लंबाई को आई ओ से प्रदर्शित करना है, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करना है, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, इसको आप चेक करते हैं। देखिए, आपतित किरण की ये कहाँ विपरीत माप रहे हैं, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। और ये ध्रुव और वस्तु इधर की दूरी हम माप रहे हैं, इसलिए यह आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। और जो दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाएगी वह वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यह वस्तु की दूरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, अब देखिए, यह आपतित किरण की दिशा में ही है, आपतित किरण की दिशा में ही है यह सब दूरियां, इसलिए कैसी होगी, यह पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपतित किरण की दिशा में कौन सी दूरी, देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह भी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। अब देखिए, वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और यह आपतित किरण की दिशा में ही माप रहे हैं। तो आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, इसलिए कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर है, यह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी देखिए, प्रतिबिंब की दूरी क्या, यही प्रतिबिंब। ठीक है, तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, और यह आपतित किरण की दिशा में, इसलिए कैसी होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे लिखेंगे हम पॉजिटिव। ठीक, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई कहाँ है, ऊपर की तरफ, यह कैसी होगी, पॉजिटिव। प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब इसमें भी कैसे है, ऊपर की तरफ है, इसलिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक, यू का मान नेगेटिव, बी का मान पॉजिटिव। ठीक, और ऐसे लिख लो, भी एफ ओ आई आर, ये सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बस इसमें एक मान नेगेटिव होगा, वो कौन होगा, वस्तु की दूरी। ठीक है, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी जो होती है वह नेगेटिव होती है, और सभी दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है। इस बात को ऐसे याद कर लो, उत्तल दर्पण में सभी पॉजिटिव, बस दर्पण में जो वस्तु की दूरी है वही क्या होती है, नेगेटिव। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है। इस बात को याद रखिएगा, चाहे वह
अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा दर्पण के सामने ही वस्तु रखी जाती है और दोनों में u का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, उत्तल दर्पण में सभी पॉजिटिव होता है, जो वस्तु की दूरी होती है नेगेटिव होता है, और अवतल में सभी नेगेटिव होता है। ठीक है, बस वस्तु की जो लंबाई होती है वह पॉजिटिव होती है, इस बात को आप याद रखना। मैं दोनों को लिख देता हूं यहाँ पर। अवतल दर्पण में क्या होता है देख लीजिए, अवतल दर्पण के लिए पीछे भी बताया था, यू भी एफ आई ये कैसे होते हैं, नेगेटिव होता है, बस किसकी वैल्यू, और आर भी लिख लेना इसमें, आर, ये सब के सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक, और इसमें क्या पॉजिटिव होता है, बस तो इसमें ओ की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक, ओ, और उत्तल दर्पण में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, बस क्या होता है, यू का मान नेगेटिव होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे आगे आवर्धन क्षमता की तरफ आपको लेकर। ठीक है, लिखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब आवर्धन क्षमता को देखते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या होता है। ठीक, इसकी चौथी पॉइंट है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता इंग्लिश में से कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, और आवर्धन क्षमता को हम कैसे दर्शाते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए आवर्धन क्षमता बराबर होता है, आवर्धन क्षमता को यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यम बराबर प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो यम का मान वास्तविक प्रतिबिंब के लिए याद रखेंगे आप, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो यम का मान होता है यह नेगेटिव होता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए जो यम का मान होता है यह पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक, यदि यम का मान नेगेटिव है तो कहेंगे जो प्रतिबिंब है वह कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, वास्तविक है और उल्टा है। और यदि यम का मान पॉजिटिव है, यदि यम का मान पॉजिटिव है तो कहेंगे जो प्रतिबिंब है वह आभासी है और सीधा है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। आइए परिभाषा सीखते हैं इसका। आवर्धन क्षमता बराबर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे आप, प्रतिबिंब की दूरी बटा है, इस बटे को हम अनुपात पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अनुपात, और वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, और इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। और यम बराबर क्या होता है, फार्मूला ये लिख देना आपको। ठीक, और भी लिखना होगा, तो यम बराबर आई बटे ओ भी होता है, आई बटे ओ। आई को कहते हैं हम वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, प्रतिबिंब की, किसके प्रतिबिंब की, दर्पण की। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, इस बात को याद रखना। और यम का फार्मूला यहाँ से लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत? यदि यम का मान नेगेटिव तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यदि यम का मान पॉजिटिव तो प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, तो यह आवर्धन क्षमता के बारे में। यह भी परिभाषा बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के या दर्पण के आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसी को हम रेखीय आवर्धन के नाम से भी जानते हैं। रेखीय आवर्धन क्षमता भी कहा जा सकता है आपसे, लीनियर मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको। फिर इसके बाद आगे चलेंगे हम 5वें टॉपिक की तरफ। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे नोट कर लो आप। चलो अब इसके 5वें पॉइंट को देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन की पहले परिभाषा सिखाता हूं मैं आपको। देखिए, यह हो गया, इसको हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ठीक, अपवर्तक पृष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए इस पृष्ठ का नाम अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, जब इस पर हम किरण को आपतित करते हैं, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, तो जैसे प्रकाश को आपतित करेंगे, याद रखेंगे इसमें दो माध्यम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम 1, ऊपर जो इसके होता है माध्यम 1 होता है, और इसके नीचे जो होता है माध्यम 2 होता है। ठीक, याद रखेंगे प्रकाश अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस बात को भूलेंगे नहीं। जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो इसको दूसरे माध्यम में जाने के लिए यहाँ पे क्या होगा? एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं हम? अभिलंब। इसका नाम है अभिलंब। ठीक है, क्या खींचा गया? ये अभिलंब हो गया। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसको जाना था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाने के बजाय ये ऐसे जा रहा है। ठीक, इसको सीधा ऐसे जाना था, लेकिन इसको ऐसे ना जाके ये इस तरह जा रहा है। मतलब यह अपने मार्ग से क्या हो जा रहा है? विचलित हो जा रहा है, अपने मार्ग से भटक जा रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां पर क्या हुआ? विचलन हो गया। किसके साथ हुआ? प्रकाश के साथ। ठीक, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद रखना कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है, अपने मार्ग से भटक जाता है, अपने मार्ग को भूल जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, याद रखना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, ठीक है, गमन करता है अर्थात जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ठीक है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है मतलब अपने मार्ग को भूल जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यह विचलन दो रूपों से होगा। ठीक, देखिए यह अभिलंब की ओर झुक रहा है। देखिए यहाँ पर यह अभिलंब की ओर क्या हो रहा है? झुक रहा है। इसको जाना था ऐसे, लेकिन यह इधर की तरफ झुक रहा है। ठीक, तो अभिलंब की ओर झुकना और अभिलंब से दूर हटना, यह दो स्थितियां इसमें होती है। प्रकाश का अपवर्तन दो रूपों से होता है कि प्रकाश इसमें जो दो माध्यम है, यह माध्यम, ये दोनों माध्यम में एक माध्यम जो होगा वह विरल होता है और दूसरा माध्यम क्या होता है? सघन होता है। ठीक है, दूसरा माध्यम क्या होता है? सघन। ठीक है, रेयर और डेंसर। रेयर और डेंसर, तो इसमें दो माध्यम होते हैं। यदि प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो उसके साथ क्या घटना घटित होगी, और यदि प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो उसके साथ क्या घटना घटित होगी।
ठीक है, यह दो रूपों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसको आप पहले लिख लो, फिर इसके बाद में इसके दोनों रूपों को बताता हूँ कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, और सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह अपवर्तन की परिभाषा है, प्रकाश अपवर्तन की, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, लिख लीजिए। चलिए अब इसकी दो स्थितियों को हम समझते हैं कि यदि प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, और सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा। ठीक, पहला स्थिति, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जा रहा होता, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा होता, जा रहा हो तो। ठीक, देखिए इसका चित्र आप कैसे बनाओगे। यह अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा, अपवर्तक पृष्ठ। क्यों? क्योंकि इससे ही प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, इसलिए इसको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यह अविलंब। ठीक है, याद रखना जैसे माध्यम बदलता है वहां पर एक अविलंब खींचना पड़ता है आपको। माध्यम 1, माध्यम 2। पहले माध्यम को हम क्या मान रहे हैं, विरल। ठीक है, विरल जैसे हवा, और यह माध्यम कैसा, सघन, मतलब कांच मान सकते हो आप। तो जब प्रकाश विरल से कहाँ जाता है, सघन में जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, यह कौन सी किरण, यह आपतित किरण। याद रखेंगे, यह आपतित किरण हो गया। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगा तो जाना था इसको ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाके कैसे जाएगा, इस तरह जाएगा। यह अविलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है, अविलंब की तरफ ये क्या हो रहा है, झुक रहा है, इसको हम अविलंब कहते हैं। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो यह अविलंब की ओर झुक जाता है, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो यह झुक रहा है, तो अविलंब से ये क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूं। पहला पॉइंट कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो तो क्या होगा। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से, प्रकाश विरल माध्यम से, देखिए तीर दर्शा रहा हूं, किधर की तरफ जा रहा है, सघन की तरफ। विरल से कहां जा रहा है, सघन में जा रहा है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, झुक जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको कि जब प्रकाश विरल से कहां जाएगा, सघन में जाएगा तो वह अविलंब की ओर झुक जाएगा। और दूसरी पॉइंट, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो तो तब इसके साथ कौन सी घटना घटित होगी, प्रकाश के साथ। देखिए यह हो गया अपवर्तक पृष्ठ। ठीक, और यह हमने खींच दिया इसमें अविलंब, यह हो गया अविलंब। ठीक है, यहां पर माध्यम 1, ये माध्यम 2। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला माध्यम हम सघन मान रहे हैं और दूसरा माध्यम हम विरल मान रहे हैं। तो अब प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। तो ये कौन सी किरण, आपतित किरण। ठीक है, याद रखना अपवर्तित किरण से जब टकरा कर जाएगा ना तो उसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। याद रखना, अपवर्तक पृष्ठ से जो टकरा कर आएगा नीचे की तरफ उसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। तो देखो इसको जाना था आपको, ऐसे जाना था, लेकिन ये ऐसे ना जाके इस तरह चली जाती है। ठीक है, यह अविलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, तो कहेंगे इसको, यह कहेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो यह अविलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। इसको अब याद रखेंगे, मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूं। जब प्रकाश कहां से, सघन से कहां जा रहा है, विरल में जा रहा है। तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब
से दूर हट जाता है, अविलंब से दूर हट जाता है। तो याद रखेंगे पॉइंटों को, पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये नोट पॉइंट 2। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। इसके लिए मैं अभी ट्रिक बता देता हूं कि आप इसको याद कैसे करेंगे। तो इसलिए आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आपको ये याद रहेगा, भूलेगा नहीं। प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये दो स्थितियां होती हैं प्रकाश के अपवर्तन की। इसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया। अब देखिए, इसको याद करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं, मैं ट्रिक बताता हूं जिससे आपको याद रहेगा। ठीक, देखिए ट्रिक क्या है कि जब प्रकाश विरल से कहां जा रहा हो, सघन में, तीर बना रहा हूं मैं, देखिए विरल से कहां जा रहा है, सघन में जा रहा है, तब क्या होता है, तो यहां से V से उठा लीजिए V, और यहां से स उठा लीजिए, ठीक। तो V और यहां से स, तो विष का मतलब कि जब प्रकाश विरल से कहां जा रहा हो, सघन में जा रहा हो, तो कहा जाता है कि जब मनुष्य विष पी लेता है तो क्या होता है, मर जाता है, और मरने के बाद लोग उसको देखने के लिए उसके पास आते हैं। क्या आते हैं, पास आते हैं। जब आदमी विष पीता है तो वह मरता है, और मरने के बाद उसको लोग देखने के लिए क्या आते हैं, उसके पास आते हैं, ठीक। तो विष पीने के बाद आदमी जो होता है वो क्या होता है, मर जाता है, और मरने के बाद लोग क्या होते हैं, पास आते हैं। क्या करने आते हैं, देखने के लिए, लोग पास आते हैं देखने के लिए, तो पास आ रहे हैं, ठीक है। तो पास आना मतलब अभिलंब के पास आना, अभिलंब की ओर आना, अभिलंब की तरफ झुकना, ठीक। याद रखना कि अभिलंब की तरफ, अभिलंब की पास आना, अभिलंब के पास आने का मतलब अभिलंब की ओर झुकना हो गया, ठीक। तो जब आदमी विष पी लेता है तो आदमी क्या होता है, मर जाता है, और मरने के बाद लोग उसको क्या करते हैं, उसके पास आते हैं देखने के लिए। तो आप ऐसे याद रखना कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, या अभिलंब की तरफ आता है, या अभिलंब के पास आता है, ठीक। अब दूसरा ट्रिक, सघन से विरल में जा रहा हूं। जब प्रकाश सघन से कहा जाता है, विरल में जाता है, ठीक है। तो यहां से स उठा लीजिए और यहां से वी उठा लीजिए, तो क्या बन जाएगा ये, स वी। सघन से कहा जा रहा है, विरल में, तो स से याद कर लेना शराबी, स से क्या याद करना, शराबी। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। कि जब शराबी पी लेता है, जब शराबी क्या होता है, शराब पी लेता है, ठीक है। जब शराबी शराब पी लेता है तो वैसे ही जब चलता है तो पूरी जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, लोग उसको देखकर दूर भागते हैं, हट जाते हैं कि हट जाओ, शराबी आ रहा है, दूर हट जाओ, नहीं तो वरना मार देगा, ठीक है। पत्थर उठा उठाएगा और मार देगा। लोग क्या कहेंगे कि शराबी है, शराब के धुत ने उसको मार दिया, उसका कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो शराबी के शराब पीने के बाद लोग क्या होते हैं, ऑटोमेटिक जगह को खाली कर देते हैं, अर्थात दूर हट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। तो कहेंगे कि शराबी के शराब पीने के बाद लोग दूर हट जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। तो दूर हटने का मतलब कि अविलंब से दूर हट रहा है, अर्थात अविलंब से दूर जा रहा है, ठीक। याद हो गया आपको कि यदि कोई आदमी विष पी लेगा तो वह मर जाएगा, मरने के बाद लोग उसको क्या करेंगे, देखने के लिए भीड़ एकत्रित होगा, तो उसके पास आएंगे। तो पास आने का मतलब कि यह अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब के पास आता है, ठीक। अब शराबी जो होता है, शराब पीने के बाद क्या होता है कि जब चलता है रोड पर तो लोग उसको देखने के बाद क्या होते हैं, दूर हटने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं, ठीक। अर्थात दूर हटने का अर्थ क्या है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है, अर्थात अविलंब से दूर चला जाता है। आया समझ में, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम, इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। बस एक समझाने का एक तात्पर्य था जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। हो गया, ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे। याद रखना ट्रिक कि शराबी के शराब पीने के बाद क्या होता है, लोग दूर हटने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होता है, शराब पीने के बाद वो राजा हो जाता है। अब आगे चलेंगे। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है,
आप लोग कभी भी नहीं करना इसका सेवन। अब चलेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश अपवर्तन का नियम। चलिए अब सीखेंगे हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कैसे आप सीखेंगे, देखिए ये इसको हम कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, यह अपवर्तक पृष्ठ हो गया, या अभिलंब, इसको हम कहेंगे अभिलंब। ठीक है, यह पहला माध्यम, यह दूसरा माध्यम। तो कितने माध्यम की आवश्यकता होती है अपवर्तन में, तो दो माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, तो आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराता है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। याद रखेंगे इसका नाम क्या है, आपतन बिंदु। इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, इसका नाम है आपतन बिंदु। आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब जैसे इसे टकराएगा इससे प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, अब सुनिए, यह आपतित किरण हो गया और यह अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच देखिए कोण बन रहा है जिसे हम कहते हैं आई, और आई का नाम होता है आपतन कोण। आई का नाम क्या होता है, आपतन कोण। और आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक, और देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच भी देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है जिसे हम कहते हैं आर, और आर को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण इंग्लिश में कहते हैं इसे रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, इसका पहला वर्ड आई है इसलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका पहला वर्ड आर है तो इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अब सुनिए इसका नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह अपवर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे यह स्नेल का नियम कह के पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए कैसे इसको आप लिखोगे। आई है तो यहाँ पे कहेंगे साइन आई समानुपाते साइन आर। ठीक है, आई को हम कहते हैं आपतन कोण और साइन को कहते हैं ज्या। साइन को इंग्लिश में से साइन कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या। ठीक है, तो क्या कहेंगे, आई है आपतन कोण, साइन को कहेंगे ज्या। तो आपतन कोण की ज्या आर है, आर को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण की साइन को हम क्या कहते हैं, ज्या। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या कि क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। सुनिए लिखता हूं मैं, आपतन ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या के
समानुपाती होता है, अर्थात साइन आई समानुपाते साइन आर। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक का गुणा करते हैं, वह नियतांक हम क्या लेते हैं, यन। तो साइन आई बराबर यन इंटू साइन आर। ठीक है, अब यहां से साइन आर को इधर पक्षांतर करो, तो साइन आई इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, साइन आर बराबर किसके, यन के। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर यन, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। यहां से एक परिभाषा इसकी और भी लिख सकते हैं आप कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखना, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, याद रखना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जहां यन समानुपाती नियतांक है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यन क्या है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। याद रखना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को कहते हैं, तो स्नेल का नियम जो होता है प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम को कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बता दो चाहे ऐसे बता दो, दोनों सही है। ठीक, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है, या आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसी को हम नियतांक कहते हैं। याद रखना, यही है यन क्या, नियतांक। ठीक, और यन को कहते हैं क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये क्लास यहीं तक सीमित रहेगी। यदि आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लिख लीजिए इसको।